वक्त देता हूँ कि आप लोग इस चीज को याद रखें। सन 1956 में जब इस इलाके को ट्रांसफर किया गया, इस्लामपुर का सब डिवीजन जिसे बिहार का सीना चीर करके बंगाल को दिया गया, तो उसके साथ ही दोनों हुकूमत, बिहार और बंगाल की दोनों हुकूमतों के माबेन जो है कुछ वादे मुआहदे हुए थे। उस वादे मुआहदे में आप देखेंगे कि आज भी शायद नेशनल लाइब्रेरी में आपको ये करारनामा जो है मिल जाएगा शायद आपको। उसमें था कि यहाँ के ट्रांसफर एरिया की जमीन की तहफ्फुज की जाएगी। उसमें जहां तक मेरे मालूमात के हिसाब से उसमें जो है यहाँ वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है अप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि यहाँ के लोगों की जो जबान है उस जबान की तहफ्फुज की जाएगी, इनकी जो कल्चर है उस कल्चर की तहफ्फुज की जाएगी, और जो हुकूमत में जो पार्टिसिपेशन है उसमें जो है उन्हें हिस्सा दिया जाएगा, और इसके अलावा बहुत सारी सहूलियत है। कान की टाइम्स आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं जमीर अनवर जिलानी कान की टाइम्स की तरफ से, और हमारे साथ आज एक खास मेहमान जो काफ़ी अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं, पेशे से वकील हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो आज जानते हैं उनसे चंद सवाल। पहले तो उनका इंट्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कान की टाइम्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल के मेरे चैम्बर में आज हैं और हमसे अपनी बातें पूछ रहे हैं। साथ ही मैं आप लोगों का शुक्रगुजार और भी इस वजह से करना चाहूँगा कि हमारे चाकोलिया और इसके एतराफ़ के जो इलाके हैं, जिनका जो इशूज़ है, जो हमेशा से मेन स्ट्रीम मीडिया के ये प्रिंट मीडिया के ये इन सारी चीज़ों से दूर थी, आज आप लोग इन सारे इशूज़ को, चाहे वो सुखर का ब्रिज हो या मानंदा का कटान हो या और मुख्तलिफ जो मसलो मसाइल हैं, वो आप आवाम के सामने रख रहे हैं, आवाम इसको जान पा रहे हैं, और साथ ही गवर्नमेंट के नज़र में भी ये चीज़ें आ रही हैं। मैं पेशे से कलकत्ता हाई कोर्ट में एज एन एडवोकेट अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहा हूँ, और जहाँ तक हमसे हो पाता है अपने प्रोफेशन के साथ साथ कोशिश करता हूँ कि समाज का जो मसलो मसाइल है उस पर भी अपने वक्त दूँ, और कोशिश करूँ कि इन चीज़ों से कैसे नजात मिले या फिर गवर्नमेंट तक ये बातें कैसे जाए। देशवासियों के लिए एक सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा सवाल बन के रह गया ये एनआरसी, एनपीआर और सीए। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहेंगे? ये लॉकडाउन के बाद फिर से अगर आदमी के सामने आया, यहाँ की जनता के सामने आया, तो ये किस तरह से उसका सामना करेंगे, या इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक एनपीआर, एनआरसी और सीए के ताल्लुक से आपका ये एक बहुत ही अहम सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जो आपने लॉकडाउन से पहले, ये कोरोना का जो एक बुरा दौर शुरू हुआ, इससे पहले हम सभी देखे हैं कि पूरे मुल्क में लोग किस तरह से एहतजाज कर रहे थे। लोगों का वो एहतजाज करने का वजह क्या था? हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं और यहाँ हमें एहतजाज करने का पूरा हक है। वो हक जब भी हमें लगता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स पे किसी भी तरह का आंच आए, तो हमें पूरा हक है कि हम जो है प्रोटेस्ट करें। चूंकि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे दुनिया का सबसे बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है साहब, आप ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में एक अमेंडमेंट ला करके उस खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन में आपने एक काला धब्बा पोत दिया। अब मैं इसे काला धब्बा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये वाहिद ऐसा अमेंडमेंट आज़ादी के बाद से हमारा हिंदुस्तान जो है जब से आज़ाद हुआ और जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इन्फोर्स हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, उसके बाद से अब तक बहुत सारे अमेंडमेंट हुए, लेकिन ये अमेंडमेंट काला धब्बा इस वजह से है कि ये कहीं ना कहीं जाके हिंदुस्तानियों का एक बहुत बड़े आबादी का राइट्स को जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के हथौड़ा ठोक रहा है, किल ठोक रहा है। अमेंडमेंट एक्ट भी, ये मैं कहना चाहता हूं आपको आपके चैनल के माध्यम से कि ये भी मरकजी हुकूमत का एक बहुत बड़ा फेलियर है। जब वो अपने वादों पे पूरा नहीं हो पाया, जब उन्हें लगा कि वो रोजी मुहैया नहीं करा पा रहा है, जब उन्हें लगा कि वो जो एम्प्लॉयमेंट के वादे किए थे ये सारा कुछ आवाम को नहीं दे पा रहे हैं, तो आवाम को दूसरे तरफ वर्गला करके एक वर्ड आवाम के सामने ला करके रिलीजियस परसिक्यूशन के नाम पर लोगों को कहा गया कि ये मजहब के लोग इन 3 मुल्कों से, जो इन लोगों का अगर रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है तो इन लोगों को जो है हम नागरिकता देंगे।
लेकिन बड़ी हैरत होगी आपको, बड़ी हैरत की बात है कि अगर आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 उठा करके देखेंगे तो वहां आपको कहीं भी रिलीजियस परसिक्यूशन वर्ड मिलेगा ही नहीं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हर वो शख्स की जिम्मेदारी है, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हर कोई जो है एक दूसरे को ये बात बताएं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है ये कुछ भी नहीं है, ये झांसा है। क्योंकि ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अगर आप देखें उसमें सारे प्रोविजंस हैं। आप बाय बर्थ कैसे हिंदुस्तानी हैं, आप बाय रजिस्ट्रेशन कैसे हिंदुस्तानी हैं, आप बाय नेचुरलाइजेशन कैसे हिंदुस्तानी हैं, आप बाय डिसेंट कैसे हिंदुस्तानी हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन सिटीजनशिप एक्ट ला करके आपने जो है एक ताला मार दिया। वो क्या ताला है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले इन मुल्कों के लोग जो इन कंट्री से आए हैं उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी, लेकिन उसके बाद जो लोग आए हैं उनका क्या होगा, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं किया आपने। तो ये जो एहतजाज था इन सारे इश्यूज को लेकर के था। ये एहतजाज किसी एक मजहब के बुनियाद पर नहीं था, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं था, ये हर हिंदुस्तानी के लिए था। और मुझे लगता है कि जो ही ये सिचुएशन जो लॉकडाउन का सिलसिला है और जो ही हम लोगों को नजात मिलेगी आपके कोरोना वायरस से, उसके बाद ही फिर से इसमें जो एक्टिविस्ट थे, जो लोग एहतजाज कर रहे थे, जो हुकूमत के पास दावा कर रहे थे कि इस एक्ट को वापस ली जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो है ऑलरेडी बहुत सारे लिटिगेशन पेंडिंग है, इस पे भी सुनवाई होगी और हमें पूरा यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस एक्ट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर देगी। और सीए के प्रोटेस्टर्स थे, उन प्रोटेस्टर्स को धीरे धीरे जो है जो यहाँ की जो पुलिस है वो उठा के जो है जेल में डाल ली है। तो इसके बारे में आपको क्या ख्याल है, क्या कहना है? देखिए, हुकूमत में जो आता है ना, वो जिस भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जो भी सपोर्टर में हो, लेकिन वो सिर्फ अपने सपोर्टर या अपने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों का हुक्मरान नहीं होता है। वो जो है पूरे मुल्क के हर एक अवाम, हर एक फर्द का जो है वो हुक्मरान होता है वो। तो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में जो प्रोटेस्ट हो रहा था और प्रोटेस्ट करने वालों को जो उल्टे पुल्टे सेक्शन लगा करके जेल में डाला जा रहा था, इसमें ये एक बहुत बड़ा रेस्ट्रिक्शन है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो आपको आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, उसमें बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट जो है कहा है कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, शायद प्रशांत भूषण के मामले में मैं मिस कर रहा हूँ, प्रशांत भूषण के मामले में शायद बोला गया है कि राइट टू स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा जुज है। क्योंकि आपको तनकीद सुनना होगा और ये तनकीद अब से नहीं हो रही है। आप चले जाइए आज़ादी से पहले, अंग्रेजों के ज़माने में भी देखे होंगे, अंग्रेज जब इस तरह का जुल्म जाराना वो हरकतें कर रही थी, आप देखे होंगे कि हमारे हिंदुस्तानी जो है अंग्रेजों के खिलाफ होकर के उसके इक़दामात के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसमें हमारे बहुत सारे जो है हिंदुस्तानियों ने शहीद हो गए, अपना जान निछावर कर दिया। आज़ादी के बाद से क्या ये पहला मौका है साहब कि वो किसी एक अमेंडमेंट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहा है? आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको हजारों बार ऐसा कुछ मिलेगा जिसमें आप देखेंगे कि हुकूमत का कोई एक अमेंडमेंट आया हो, कोई एक एक्ट आया हो और हिंदुस्तानियों ने जब उन्हें लगा कि ये उनके फंडामेंटल राइट पे जो है अटैक है तो वो प्रोटेस्ट किए हैं और जो भी हुकूमत वक्त रहा है उसको अपने अपने हिसाब से निपटा है। आज उसी का नतीजा है कि ये हुकूमत इन जो प्रोटेस्टर्स हैं इन लोगों के आवाज को दबाने के लिए इन सारे प्रोटेस्टर्स को जो इनके लीडर्स थे इन लोगों को उठा उठा करके जेल में डाला जा रहा है और दूसरे तरह से दूसरे तीसरे केस से जोड़ करके उन्हें जो है लॉकअप में बंद किया जा रहा है। मैं इसका मजम्मत करता हूं और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ी खतरे वाली बात है। अहम सवाल जो हमारे इलाके के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है वो ये सवाल है कि 1956 में जब यहाँ पे ट्रांसफर एरियाज का जो बंटवारा हुआ था, बंगाल में जो बिहार का एरियाज को लिया गया था या सीमांचल का इलाका, तो उस टाइम काफ़ी सारे वादे किए थे, उस बुनियाद पे इस एरिया को लिया गया था, लेकिन वो सारे वादे आज तक पूरा नहीं हुआ। तो उस वादे को पूरा ना होने की वजह यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो हुकूमत है वो है, या फिर जो आवाम अब तक सोई हुई थी, अब तक आवाज़ नहीं उठाई है, तो वो आवाम जिम्मेदार है। इस पर आप क्या कहें? ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ये ऐसा सवाल है जो मैं पहली मर्तबे किसी मीडिया वाले के जरिए सुन रहा हूँ।
हालांकि हम लोगों ने बहुत बार अपने बीच में बातें की है, लेकिन ये पहली बार इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आप लोग इस चीज को याद रखते हैं। सन 1956 में जब इस इलाके को ट्रांसफर किया गया, इस्लामपुर का सब डिवीजन जिसे बिहार का सीना चीर करके बंगाल को दिया गया, तो उसके साथ ही दोनों हुकूमत, बिहार और बंगाल की दोनों हुकूमतों के माबेन जो है कुछ वादे मुआहदे हुए थे। उस वादे मुआहदे में आप देखेंगे कि आज भी शायद नेशनल लाइब्रेरी में आपको ये एक करारनामा जो है मिल जाएगा शायद आपको। उसमें था कि यहाँ के ट्रांसफर एरिया की जमीन की तहफ्फुज की जाएगी। उसमें जहां तक मेरे मालूमात के हिसाब से उसमें जो है यहाँ वेस्ट बंगाल लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है अप्लीकेबल नहीं होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि यहाँ के लोगों की जो जबान है उस जबान की तहफ्फुज की जाएगी, इनकी जो कल्चर है उस कल्चर की तहफ्फुज की जाएगी, और जो हुकूमत में जो पार्टिसिपेशन है उसमें जो है उन्हें हिस्सा दिया जाएगा, और इसके अलावा बहुत सारी सहूलियत था। लेकिन बहुत ही अफसोस का मकाम है कि गुजरते वक्त के साथ किताब के उन औलाद को बंद करके उन्हें चाहे तो कहीं फेंक दिया गया है, चाहे कहीं गुम कर दिया गया है, और न तो उसके बाद हुकूमत ही अपनी नजरें उठा करके इस ट्रांसफर एरिया की तरफ उस नजरिए से देखा जिस एग्रीमेंट के तहत इस सरजमीन को बिहार से लिया गया था। लेकिन एक चीज हमारे इलाके के लोग जो है पता नहीं कभी प्रोटेस्ट किया या नहीं, लेकिन मेरे जहन में तो मैं किसी से नहीं सुना कि कोई जो है उन सारे कंडीशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रोटेस्ट भी किए हो। ये बहुत ही अफसोस का मकाम है। पहले तो आप देखेंगे कि हमारे एतराफ में कमी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हर फील्ड में हर जगह लड़के पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, डॉक्टर हो रहे हैं। आज चाहे आप किसी भी गांव का देख लीजिए, कानकी, चाकुलिया, ग्वाल, पकड़ या किसी भी एतराफ में आप देख लीजिए, हर जगह आपको पढ़े लिखे लोग मिलेंगे, और हर कोई जो है हर कोई अपने तकदीर को हम लोग सियासत में आजमाना चाहते हैं। लेकिन ये जो एक बुनियादी चीज है जो हम गिरेबां पकड़ करके हम ये चीज मांग सकते हैं, जो हमारा हक है, जिसको मान करके हमारी सरजमीन को ली गई थी, उससे जुड़ा हुआ आज तक कोई बात नहीं हो रहा है। तो ये नहीं होने का वजह, जहां हुकूमत तो जिम्मेदार है ही, साथ में जो है अब जरूरत है कि हम नौजवानों को, यहाँ के तमामी लोगों को, हर मजहब के लोगों को आगे आकर के इन सारी चीजों पर, इन सारे इश्यूज पर बात करने की जरूरत है। हम चूंकि जस्ट एडजेसेंट है, यहाँ हमारे बिहार का किशनगंज है, आप देखेंगे कि वहां एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वहां के सुरजापुरियों को रिजर्वेशन दिला दिया। क्या ये काम हमारे यहाँ नहीं हो सकता? हम फाइनेंशियली बहुत बैकवर्ड है, हम सोशली बैकवर्ड है, हम एजुकेशनली बैकवर्ड है, हमारा पार्टिसिपेशन नहीं है, कहीं भी जॉब्स में नहीं है। इसका वजह मैं अगर किसी को न ठहराऊं, खुद भी हूं, तो आज उनमें से जो हम लोग पढ़ के सामने आया है, हमें जो उन जरूरतों को सामना, हमें जो लग रहा है कि ये चीजें हैं, क्या नहीं चाहिए कि हम इन चीजों पे भी हल्ला बोले? इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को आगे आना होगा। लेकिन सबसे पहले मैं जो कहना चाहता हूं कि हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को, जिसमें बहुत ज्यादा ताकत है, बहुत ज्यादा कुव्वत है, उस पे अपने अंदर जो बेदारी है, उस बेदारी को सही काम में लगाना होगा। उसे चाहे अगर वो लोग चाहे तो अपने एनजीओ फॉर्म करके, सोसाइटी को रजिस्टर्ड करा करके वो लोग जो है तहरीक चला सकते हैं। इसके अलावा अगर वो चाहे तो दूसरे तरीके से भी एप्लीकेशन, रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दे सकते हैं, हमारे जो लीडर्स है उन्हें दे सकते हैं कि इन चीजों को उजागर किया जाए, गवर्नमेंट तक अपनी डिमांड को रख सकते हैं। तो रिजर्वेशन की भी जरूरत है, गवर्नमेंट जॉब्स में पार्टिसिपेशन की भी जरूरत है। हम मजहब की बुनियाद पर बात नहीं कर रहे, हम बात करते हैं इलाके की बुनियाद पर। आज अगर हमारे चाकुलिया, हमारे उत्तर दिनाजपुर में अगर आप देखेंगे तो कितने लोग कितने डिपार्टमेंट में हैं। अगर हमारे उत्तर दिनाजपुर का कोई साहब अगर बर्दवान में पोस्टेड होगा और वहां किसी का काम फंस जाए, कुछ हो जाए, तो एक कहने की हिम्मत रहती है, तकवीयत रहती है साहब। तो हमें चाहिए कि सियासत के साथ साथ जो है और बहुत सारे फील्ड है, इसमें एनजीओस फॉर्म करके, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म करके हेल्थ सेक्टर पे काम करने की जरूरत है। हमें हमारे हर चौक चौराहे पे लाइब्रेरी की जरूरत है,
इन चीज़ों पे भी हमें सोचने की ज़रूरत है। ये सारा चीज़ करने का बहुत ही असल ज़रूरत है और इसमें हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं बिला तफरीक किसी मजहब के हर किसी को सामने आकर के जो है अपनी अपनी बातें रखनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि 1956 में जो हुआ था वो सारी चीजें। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि समाज का कोई भी मुद्दा उठाते हैं वो मुद्दा सुनवाई नहीं होता है? पॉलिटिक्स में अगर आप होते तो वो ज्यादा उस चीज को मतलब स्ट्रांगली समाज के प्रति रख पाते। इससे जुड़ा हुआ जहाँ तक मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर काम के लिए आप जो है सियासत ही ज्वाइन करें। सियासत एक वन ऑफ द प्लेटफॉर्म है जिससे आप पावर गेन करते हैं, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि पॉलिटिकल लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टी या जो पावर में है वो किसी काम को करना चाहिए और नहीं कर पाती है, तो वहाँ मैं आह भरता हूँ। उसका रीज़न ये है कि हम अपने नुमाइंदा चुनते हैं और अगर मेरा नुमाइंदा जो ज़रूरत के हिसाब से काम नहीं कर पाती है तो मैं वहाँ आह इस वजह से भरता हूँ कि जिम्मेदारी आ जाती है पूरे तौर पर हमारे समाज के ऊपर, हमारे सोसाइटी के ऊपर, हमारे मोहल्ले के ऊपर, हमारे तालीम याफ्ता लोगों के ऊपर, जागरूक लोगों के ऊपर। अब वहाँ ये वक्त आता है कि इन लोगों को जो जागरूक लोग हैं उन्हें चाहिए कि वो प्रेशर क्रिएट करें अपने नुमाइंदे के ऊपर, या फिर वो जो है रिप्रेजेंटेशन दे, जो कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ अपने उस मसाइल को सामने रखे, तब जाकर के ये सारे मसले का हल होगा। लेकिन मैं ये नहीं सोचता हूँ, मुझे इस बात की तरद्दुद नहीं होती है कि मुझे सियासत में होना चाहिए, बल्कि मैं ये सोचता हूँ कि लोगों को ये सारा जानकारी होना चाहिए कि इसके अलावा भी हम इन काम को करवा सकते हैं उन्हीं पॉलिटिकल पार्टी के जरिए या उन्हीं रिप्रेजेंटेटिव के जरिए। बात वाली पॉलिटिक्स जो चल रही है और उस पॉलिटिक्स की वजह से लोग जो है डेवलपमेंट जो देखना चाहिए था वो डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। क्या ये जो धार्मिक जो पॉलिटिक्स चल रही है, ये धार्मिक पॉलिटिक्स माइनॉरिटीज या मेजोरिटी के लिए सही है या डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपका सवाल धर्म की राजनीति से जुड़ा हुआ है। आप एक चीज़ देखेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे एमआईएम हो या जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, इलेक्शन के वक्त उनके कुछ एजेंडाज हुआ करते हैं। वो उन एजेंडा के बुनियाद पर अपना इलेक्शन लड़ता है और फिर पब्लिक को जो समझ में आता है वोट देकर के उन्हें बरसरे इख्तियार करती है। लेकिन अब एक सवाल जो हमारे सामने आता है, जो आज हमारे मुल्क में है, कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां ये भरपूर कोशिश कर रही है कि वो मजहब के बुनियाद पर एक दूसरे के अंदर नफरत फैला करके वो सियासत करने की कोशिश कर रही है। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने जो एजेंडाज थे इलेक्शन से पहले, जो उन्होंने सोच रखा था कि हम इलेक्शन जीतने के बाद, या लोगों तक जो कम्युनिकेट किया था कि हम इलेक्शन जीतने के बाद ये डेवलपमेंट का काम करेंगे, उन सारे चीज़ों पे फेल होने की वजह से वो आप देखेंगे कि आवाम को फिर वो दूसरे तरफ एक नया मोड़ देने की कोशिश करती है। और वो नया मोड़ एक सबसे इंसान का जज्बात से खेलने का जो है सबसे बेहतरीन नज़रिया, सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि उसके मज़हब पे ठेस पाड़ो, उसको वर्गलाओ किसी दूसरे मज़हब के बारे में, उसको उल्टा पुल्टा समझाओ और वो सारे मसले मसाइल सारी चीज़ें भूल जाएंगी। लेकिन जो सबसे बेसिक इशूज होता है कि इंसान का पेट में अनाज जाना चाहिए, इंसान को सही इलाज होनी चाहिए, तालीम जो है आसानी मिलनी चाहिए, अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। ये सारी चीज़ें न होकर के जब उन्हें मजहब के नाम पर वर्गलाया जाता है तो इंसान सारी मसलों मसाइल को भूल जाया करती है। इसका वजह क्या है ना कि हमारे मुल्क का अगर तारीख देखेंगे आप तो यहाँ के लोग ना बहुत भोले भाले हैं। यही भालापन का वजह तो है कि अंग्रेज इतने दिनों तक हुकूमत कर दिया और जब हमारे जो रहनुमा थे उन लोगों के कोशिशों से मुल्क आज़ाद हुआ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के जो थिंक टैंक्स हैं, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपने नाम लिया है, उनके जो थिंक टैंक्स हैं, उनको लगता है कि ये बहुत ही आसान चीज़ है कि लोगों को अगर उलझाना हो तो उन्हें मजहब का, एक दूसरे के मजहब के खिलाफ उसके अंदर बीज बो दो, फिर वो सारी चीज़ों को भूल जाएगा। और इसी का एक ये वाहिद नतीजा है कि ये जो मजहबी टसल आप देख रहे हैं, कम्युनलाइजेशन देख रहे हैं, इसी वजह से ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ में मेरा ये दावा है, ये मैं बहुत ही पुख्तगी से ये दावा करता हूँ आपके सामने, आपके चैनल के जरिए, कि इन पॉलिटिकल पार्टी का ये जो चीज़ें ये लोग कर रहे हैं,
मजहब के बुनियाद पर नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, आज के डेट में अवाम जाग चुकी है। अवाम को पता है कि हिंदुस्तान एक खूबसूरत मुल्क है जहां हर कौम, हर मजहब के लोग रहते हैं, और उन लोगों का इस जो पॉलिटिकल पार्टी का ये सोच है, अवाम बहुत जल्दी ऐसे सोच की पार्टीज को, ऐसे नेताओं को धुतकार देंगे। यूथ जनरेशन है, उस पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो यूथ, जो जवान, जो अपना किस्मत इस फील्ड में आजमाना चाहते हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप जो सियासत करना चाह रहे हैं या अपना पैर जमाना चाह रहे हैं पॉलिटिक्स में, उसका क्या वजह है? जहाँ तक मेरा मानना है, एक अच्छी सोच सोचते हुए मैं ये सोचूंगा कि वो जवान, वो यूथ ये चाह रहे हैं कि सियासत में जाके वो अपना पावर अपने हाथ में हासिल करेंगे और जो डेवलपमेंट का काम है वो करना चाहते हैं। लेकिन साथ में मैं ये भी जोड़ना चाहता हूँ कि सिर्फ सियासत, सिर्फ पॉलिटिक्स ही ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आप जो है साहब पावर गेन कर सकते हैं। पावर गेन करने के लिए आपके पास और भी जगह है ना। आप एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी जगह बना सकते हैं, आप जुडिशरी में अपनी जगह बना सकते हैं। तो मैं अपने यूथ को ये कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए के हिसाब से, जो पॉलिटिकल खाका है वो पुर है। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ अपने कदम जमा सकते हैं, बिल्कुल आप कोशिश में रहें। लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि इसके साथ साथ आप जो है कोशिश करें कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी जाएं, कोशिश करें कि आप जुडिशरी में भी जाएं। ये तो एक ऐसी जगह है जिस पर खास तौर पर मैं चाकुलिया और ग्वालपोखर के हमारे जवान भाइयों से कहना चाहता हूँ, हमारे हर बिला तफरीक मजहब के, हर मजहब के जवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ सियासत में अपनी तकदीर को ना आजमाएं। आप कोशिश करें एडमिनिस्ट्रेशन में भी हिस्सादारी के लिए, आप कोशिश करें जुडिशरी में भी हिस्सादारी के लिए। ये दोनों सियासत के अलावे ऐसी जगह है जहां आप एक पावर का बहुत बड़ा एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके का डेवलपमेंट हो, आप चाहते हैं कि कंट्री आगे बढ़े, आप चाहते हैं बंगाल को चमकते हुए देखना, तो सिर्फ सियासत में ही किस्मत आजमाने से नहीं होगा, बल्कि आप इन दोनों फील्डों में भी देखें। और इसके अलावा जो साथी, जो हमारे यूथ भाई तिजारत में है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं, और जो डिफरेंट एंगल के फील्ड में है, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि आप जो भी काम कर रहे हैं कायदे से करें।